Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम 1 किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन द प्रीवियस लेक्चर हम बात कर चुके थे बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में, जिसमें रेडियो एक्टिविटी और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर था सारा कुछ। जो भी ये कॉमन चीजें जो आप सबको पता होनी चाहिए, वही इसमें आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ये बहुत डीप चला जाएगा टॉपिक्स और ऐसे करके आ जाएगा, बट जो बेसिकली हो रही है चीजें देश विदेश में, या फिर जो भी अपडेटेशंस हो रहे हैं, केवल आप उतना ही कर लीजिए, आपको उतना पता लग जाए, आप अपने कॉमन सेंस से, अपने तार्किक क्षमता से ये चीज हल कर पाएंगे। ठीक है, एंड आई होप कि हमारे आप कोर्स से बेनिफिटेड हैं काफी ज्यादा। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, देन उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, देन उसके बाद इंटरनेट पे धीरे धीरे मूव ऑन होते चले जाएंगे। क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी बातें कर रहे थे, आज हम उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मुद्दा जो साइंस टेक का है, कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी आप सबको ये सब एक्चुअली क्या है कि यार, जो आदमी पीसीएम वगैरह पढ़ा है ना, तो जो पीसीएम वगैरह पढ़ा है, तो उसको ये सब चीजें पता है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। आपको पता होगा कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लाई होता है। जैसे कि सपोज कि हमारे पास कोई एक ये यूरेनियम का सेल है। ठीक है, कोई कोई एक यूरेनियम का एटम है, और इससे ये जब डिसइंटीग्रेट होता है, ये जब अपनी ऊर्जा छोड़ता है, ये जब खत्म होता रहता है, मतलब ये नष्ट होता रहता है ना। ठीक है, तो वो ये रेडियो एक्टिव रेस छोड़ता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेस छोड़ने की वजह से ये इसका असर, जो इसका इफेक्ट है, वो खत्म होता है। तो क्या है ये रेडियो एक्टिविटी? इट रेफर टू द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ unstable atomic nuclei to atomic nuclei to form more energetically stable atomic nuclei। ठीक है, एक स्टेबल होने की ये कहानी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब एटॉम्स, ये जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, इस ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इस ऑर्बिट में जाने के लिए वो एनर्जी एमिट करता है, तभी वो जा पाता है। ठीक है, तो वो, और जितना क्लोज आता रहेगा वो और स्टेबल होता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वही चीज इसके साथ भी है कि जो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो कैसे स्टेबल फॉर्म में जाता है, वो आता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। अच्छा,
इसमें जो डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होती है, राइट? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, उससे फिर कुछ वोल्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जब ये एनर्जी एमिट करता है तो तीन तरह के स्पॉन्टेनियस पार्टिकल्स एमिट करता है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। पहले अल्फा जो होंगी किरणें वो निकल जाएंगी, अल्फा पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, उसके लास्ट में फिर गामा आता है। लास्ट में फिर गामा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो क्या क्या है, लेट्स सी। तो अल्फा डीके अकर्स when the nucleus ejects an alpha particle, that is helium nucleus, ठीक है। उसके बाद बीटा डीके कैसे होता है? बीटा डीके, बीटा कैन बी ईदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, सेम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बीटा का क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है। सेम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास सेम होता है, मास सेम होता है इसमें, लेकिन जो बट विद द पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, बट विद द पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल, तो जब when a particle and an anti-particle interact, they both get completely annihilated and we get pure energy, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बातें हैं। सिमिलरली एनर्जी कैन गिव अस अ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कपल, ठीक है। तो उसके बाद तो बीटा डीके एक मल्टीपल स्टेजेस में होगा, बीटा निकलने की उसको जो होते हैं बीटा डीके उसको ठीक है। उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बट द एटॉमिक मास विल नॉट डिक्रीज, तो इसको आइसोबार बोलते हैं। उसके बाद ये सब छोड़िए, ये सब ऐसे ही, ठीक है, इतना नहीं आएगा। उसके बाद आती है अल्फा, निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल निकल गया, देन उसके बाद गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल क्या कहता है कि गामा पार्टिकल, फॉर गामा डीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस फर्स्ट डिकेज बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, उसके बाद बीटा, एंड देन अ गामा रे फोटोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि तो गामा पार्टिकल है तो सबसे पहले क्या होता है, एमिशन ऑफ अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, देन गामा, गामा। अच्छा, अभी हम पेनेट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होती है गामा पार्टिकल की, ठीक है। तो अल्फा पहले आता है, अल्फा सबसे कम होती है, पेनेट्रेटिंग पावर, देन बीटा, देन गामा। तो ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस बट रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन्स की उसके न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के ऊपर छोड़ते थे, वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता था, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूट्रॉन्स को, बट रेडियो एक्टिविटी, अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल होती है, आप देखते होंगे कि अगर वो चीज है वहां पे तो वहां से रेडियो एक्टिव रेड पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये खुद ब खुद होता है थ्योरेटिकली। और जो गामा जो रेज होती हैं अफेक्ट ऑर्गेनिज्म जेनेटिक लेवल एंड कैन बी कैंसरस, यही रे होती है कि जो बहुत कैंसरस होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी उन्हें भी कैंसर हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ रेज, ठीक। थ्योरेटिकली एक्सरे हो गया, ये सारी चीजें हो गई। थ्योरेटिकली द अल्फा बीटा गामा एमिशंस कंटिन्यू फॉर एवर बट द एमिशंस आर नॉट हैपनिंग ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू फॉर एवर बट एमिशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। इससे एसोसिएटेड इतना आपके लिए काफी है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा पार्टिकल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैं हमने आपको दे दी है। एंड अब आते हैं हम लोग हाफ लाइफ के ऊपर। तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिविटी से ही जुड़ा मुद्दा है कि ये एक टॉपिक है कि हाफ लाइफ इज द टाइम, बस इतना आपको पता करना है, याद रखना है कि हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर half of the radioactive atoms of a specific radionuclide unstable element to decay। आप समझे? हाफ इट टेक्स द टाइम, हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स, है ना, टाइम्स इट टेक फॉर द हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स। मान लीजिए कि हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियो न्यूक्लियर, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस का अनस्टेबल मतलब टू डिके, कितना टाइम लेता है? अगर मान लीजिए कि आपके पास एक है, एक रेडियो एक्टिव एटम है, उसका आधा, हाफ कर दीजिए, ठीक है। इसको कितना टाइम लग रहा है डिके होने में, दैट इज ओनली रेडियो एक्टिव हाफ टाइम, है ना, हाफ लाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोस लोगारिथमिक, ये आपको नहीं भूलना है, कौन सा फॉलो करता है प्रोग्रेशन, लोगारिथमिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। It is seen that after 7 half lives, it is seen that after 7 half lives
you will have less than 1% of the original amount of the radiation. मतलब 7 निरंतर हाफ टाइम के बाद यू विल हैव 1% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। मान लीजिए कि अगर आपके पास 100% रेडिएशन है, तो 7 हाफ लाइफ के बाद 1% से भी कम आपके पास रेडिएशन रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ज्यादा नहीं करना है इसमें, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको बस समझ लेना है कि क्या है। इट टेक्स टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ a specific radionuclide कैन वेरी फ्रॉम माइक्रोसेकंड टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि हाफ लाइफ क्या है, तो माइक्रोसेकंड से लेकर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जा सकता है। तो ये देखिए, ये एक ग्राफ है आपके सामने, लोगरिथमिक प्रोफाइल का फॉलो कर रहा है। सपोज ये न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियॉइड है। ठीक है, ये अभी इस समय 1 करोड़ है। हाफ लाइफ अगर कर रहे हैं तो इसका 5। ठीक है, हाफ लाइफ कर रहे हैं तो इसका 5, उसके बाद थर्ड सेकंड हाफ टाइम में इसका आधा हो गया, थर्ड हाफ टाइम में इसका आधा हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो क्या कह रहा है कि 1% से भी कम जो है टाइम इन मल्टीपल, और ऐसे करके एंड हो जाएगा 1% से भी कम इसमें रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स हो गए है ना, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात रही रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की बेसिक बात होगी। रेडियो एक्टिविटी में मैं आपको बता दिया कि एक स्पॉन्टेनियस डिस क्या बातें याद रखनी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसमें कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है। उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स इमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले अल्फा रिलीज होगा, देन उसके बाद बीटा रिलीज होगा, देन उसके बाद गामा रिलीज होगा। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उससे सबसे ज्यादा जो है गामा की होती है। ठीक है, पहले अल्फा निकलता है, फिर बीटा निकलता है, फिर गामा निकलता है। हाफ लाइफ क्या होता है, इट टेक्स टाइम कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियस को अगर वो डिके होने में कितना समय लग रहा है, यही हाफ लाइफ है। और ये लोगारिथमिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। काम खत्म, केवल आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी यूज। तो क्या है ये, लेट्स स्टडी द कार्बन टेक्निक। This is a technique to determine the age of certain objects by analyzing the content of different carbon isotopes. For example, इसका जो सबसे बड़ा significance है, इसका 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 सबसे बड़ा significance है कि अभी आप देखे होंगे कि मोहनजोदारो में जो बॉडी मिलती है, शव मिलते हैं या फिर कैरकैसेस मिलते हैं, तो वहां पे उसकी एज कैसे पता ही लगाई जाती है, इसी कार्बन डेटिंग की मदद से लगाई जाती है। ठीक है, आपको केवल इतना पता रहना चाहिए कि हम लोग इसे कार्बन डेटिंग से हम लोग ओल्ड उम्र फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस ऊपर ऊपर मोटा मोटी जान लेते हैं। थिंग्स जनरली हैव C14 बट मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म इज C12, 6C12 है ना। The atmospheric ratio of C12 and C has remained the same for million of years, and similarity in the ratio in our body we alive. 6C14's half life is 5700 years. The relation is used to figure out the age of specimens. ठीक है, हाफ एज ऑफ स्पेसिमेन। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन दैट वेयर नेवर अलाइव, जो कभी जीवित नहीं थे। नेवर हैड ऑर्गेनिक और कार्बन कंटेंट, मतलब ये चीज जिसमें जिसमें कार्बन कंटेंट और जो ऑर्गेनिक ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टेप की, है ना, इसकी स्टेप की बात करो, तो इसमें कार्बन कंटेंट, तो जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं है उसको हम कर सकते हैं, और या तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। सिंस द अर्थ इज वेरी ओल्ड, देर इज अ हाई चांस दैट वी कैन फाइंड सम एशियंट ऑर्गेनिक कंटेंट इन मोस्ट स्पेसिमेन। द C14 is method is less effective for specimen more around 50,000 से 80,000 ईयर्स ओल्ड तक। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। ये जो कार्बन डेटिंग होती है, इसको रेडियो एक्टिविटी की मदद से किया जाता है, तो यहाँ पे इसका हाफ लाइफ एसोसिएटेड है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, कार्बन डेटिंग ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है। ग्लोबल कार्बन डेटिंग हैज बेसिक प्रिंसिपल दैट द रेशियो ऑफ C12 एंड C14 हैज रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर मेनी इयर्स। एज ग्लोबल वार्मिंग इज इंटरफेयरिंग विद द कार्बन कंपोजिशन से रिफर किया जाता है द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन डेटिंग माइट नॉट रिमेन एक्यूरेट इन फ्यूचर। तो ये ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, इस कार्बन डेटिंग के ऊपर।
अच्छा, उसके बाद कुछ कुछ हम रेडियो एक्टिविटी के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है रेडियो एक्टिविटी के। तो प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग, plant seeds and plant buds are exposed to gamma radiation which can cause mutation। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, एरर इन डीएनए कॉपिंग, है ना, एरर इन डीएनए कॉपिंग। जो जीन होती है वो डीएनए कॉपी करती है, वो सही से जीन नहीं कॉपी कर पाती है। मोस्ट ऑफ दैट म्यूटेशंस कैन बी डिसर्बल लाइक रेजिस्टेंस टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जीन एडिटिंग विच इज टोटली आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, जीन एडिटिंग एक डिफरेंट प्रोसेस होता है और म्यूटेशन एक डिफरेंट। म्यूटेशन मतलब एक दूसरे से कॉपी करने में अगर डिफरेंसेस सिमिलर डिससिमिलैरिटी आ जाती है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। जी वो, और ये म्यूटेशन एक टर्मिनोलॉजी है, बट म्यूटेशन इसमें जीन एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो वी कैन एक्सेलरेट नेचुरल म्यूटेशन दैट माइट हैव इंस्टेड taken thousands of years। The high yield variety seeds during green revolution were neither the result of gene editing and nor the result of artificial mutation। अच्छा, अब आके बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में ये इफेक्ट था। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में द नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है कैन बी यूज इन स्मॉल अमाउंट्स along with नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, हाउ मच नाइट्रोजन हैज बीन अब्सॉर्ब्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, द एनालिसिस इज डन इन अ कंट्रोल लैब एनवायरनमेंट एंड पब्लिक यूज फर्टिलाइजर्स। अब आपको लगता है कि फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में ये, हाँ बस इतना इतना सबको पता है, कोई इसमें साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट भी इसमें बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं तो इतना डीप में नहीं आएगा। ठीक है, sterile insect ecology, in this technique pests are exposed to small doses of gamma to make them sterile so that they remain sexually competitive but cannot produce offspring। ठीक है, the release of mosquitoes with all bacteria which is not harmful to humans can help in this purpose। ठीक है, वोल बैक्टीरिया बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया, ये जो मॉस्किटो होता है ये अपने ही मॉस्किटो को खा जाता है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग, exposing food to radiation such as gamma, x-rays, electron beams can kill microbes and can increase the shelf life and also reduce the burden of foodborne diseases। तो एक सर्टेन लेवल तक ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक होती है, बट उससे ज्यादा अगर होता है तो फूड irradiation, this material called exposing food to radiation, their nutrition changes brought by the method would not be more than the changes brought through the commonly food processing preparation method। और एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसमें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। कैंसर का इलाज इसी से होता है। तो रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, लो डोजेस ऑफ गामा रिलीज फ्रॉम कोबाल्ट, मैंने भी आपको बताया था कि गामा रेडिएशन जो होता है वहां पे कई सारे डॉक्टर्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द कोबाल्ट 660 आइसोटोप आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स, डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर्स एंड मेनी हेल्दी सेल्स इन द पर्पस। ठीक है, इसीलिए कैंसर का इलाज महंगा होता है क्योंकि डॉक्टर भी अपनी जान पे खेल के आपको बचा रहा है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर पहनता है जिसके कारण रेडिएशन उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। बट यस, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपोज्ड, वो भी अपने जान पे खेल के आपको बचाता है इतना पढ़ाई करने के बावजूद। ब्रैकाई थेरेपी, इट इज एन एडवांस ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट वेयर अ रेडियो आइसोटोप इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर सो दैट इट कैन ओनली डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स नॉट हेल्दी सेल्स। तो ये आप याद रखेंगे। प्रोटोन बीम थेरेपी, आपको पता है प्रोटोन बीम थेरेपी अभी ये इंडिया में लेटेस्ट आया है और ये फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ही अवेलेबल है केवल। ठीक है, एशिया में केवल ये 3 जगह है, इंडिया में केवल यहाँ पे है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ये प्रोटोन बीम थेरेपी हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपको कैंसर सेल्स को ढूंढ के ही केवल इसमें जो है मारा जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस, ऑफ कोर्स आपको न्यूक्लियर मेडिसिन दिया जाएंगे, कैन बी इजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट्स इंटरेक्शन विद हेल्दी सेल्स, कैंसर सेल्स एंड इंटरेक्शन विद हेल्दी सेल्स एंड कैंसर सेल्स कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे बड़ा यूज तो यहीं पे हमको दिखता है रेडिएशन का। एंड ऑल दिस एक्टिविटीज, रेडिएशनल स्टरलाइजेशन, मेनी मेडिकल डिवाइसेस, सिरिंजेस, ग्लव्स आर स्टरलाइज्ड यूजिंग गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन एक तरफ से अच्छा भी है, और लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो हमारे लिए हार्मफुल भी है। एप्लीकेशन स्पेस, स्पेस में क्या क्या एप्लीकेशन है, फॉर डीप स्पेस मिशंस, सोलर एनर्जी इज नॉट वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, डीप मतलब जहाँ पे सन की ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही है, सन की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है।
NASA uses isotope plutonium 238, which releases an alpha particle and energy. This can be a continuous source of energy in such missions. The energy is released in the form of thermal energy, which can be converted into electrical energy. Hence, this technology is called radioisotope thermoelectric generator. Nuclear propulsion for rockets is being explored by space agencies. However, it is only in experimental stages. क्योंकि न्यूक्लियर propulsion में इतनी सी चीज है, उससे इतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियर propulsion हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद हाइड्रोजन propulsion भी हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोजन propulsion की ओर। मार्च 2025 पे खबर है कि हमारे इंडिया में भी हाइड्रोजन से ही इंजन चलेगा ट्रेन, ठीक है। तो वैसे सारी चीजें, फेयर सस्ता हो जाएगा, और ठीक है, एप्लीकेशन और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। एप्लीकेशन इन डिफेंस, न्यूक्लियर पावर सबमरीन सबसे बड़ा एडवांटेज है, रशिया इसका यूज करता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड ऑन 15 सितंबर 2021 दैट द यूएस एंड द यूके विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। France earlier had the Scorpion submarine deal with Australia and has a considerable presence in the Indian Pacific Ocean। ठीक है, ये सारी बातें एक ज्ञान के टर्म्स में आपको लेनी है। इंडस्ट्रियल यूज में अच्छा न्यूक्लियर डिफेंस हो गया, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक हो सकता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट यस वी यूज इट, है ना। न्यूक गन्स होते हैं, जो आप देखते होंगे, एक रेडिएशन छोड़ते हैं, टीवी में देखता होगा मूवी, जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज होती हैं, तो वहाँ पे न्यूक गन्स होते हैं, वो भी रिसर्च में बेस्ड हैं, तो ऐसे सारी चीजें हो सकती है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या हो सकता है, फॉर मटेरियल एनालिसिस सच एज इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, फाइंडिंग क्रैक्स, लीकेजेस, तो गामास रेज एंड एक्स रेज आर यूज्ड, है ना। कोई भी अगर डिफेक्ट है, कोई भी अगर स्टैंडर्डाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जा रही है, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये आपकी कोल्ड ड्रिंक का कैन है, कोल्ड ड्रिंक किसी किसी में गलती से हो सकता है यहाँ भरी हो, और किसी किसी में गलती से हो सकता है कि यहाँ भरी हो। तुरंत इसको एक्सरे से देख के, और यहाँ यहाँ से एक अरेंजमेंट लगा रहता है, उसको ढकेल के ट्रे से हटा देगी, ठीक है, तो ऐसे करके बात होती है। तो ये सारा टॉपिक, इन वाटर डिसैलिनेशन न्यूक्लियर पावर कैन बी यूज्ड टू वेपराइज वाटर सो दैट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन। तो एक एक करके मैं आपको सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डेटिंग, इट्स लॉज ऑफ एप्लीकेशन इन एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एमंग अदर्स। सो ये सारी बातें रही, एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग केवल आप इतना पढ़ लो कि सर्टेन एज ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं। इसमें से ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि थिंग्स जनरली हैव मोस्ट कॉमन फॉर्म्स, है ना, एटमॉस्फेरिक आर रिमेन सेम, ये दोनों सेम रेशियो में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसीलिए क्या नाम है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी के रेजिस्टेंट बना देते हैं, इनके अंदर ऐसा करते हैं, म्यूटेशन एरर कर देते हैं। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में हम लोग आइसोटोप ऑफ का नाइट्रोजन के अंदर कुछ रेडियो एक्टिविटी प्लांट से देख सकते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या क्या एब्जॉर्बिटी है। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं कि उनके अंदर अगर ऐसी बैक्टीरिया छोड़ दी जाए जो कि ऑफ स्प्रिंग ना प्रोड्यूस करे, बट उनको सेक्सुअली एक्टिव करे, तो ऐसे करके क्या होगा कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और ऐसे हमें हार्मफुल नहीं होगा। सिंस ये सब सारा इनसे मोटिवेशन किस लिए है, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ ने मॉस्किटोज को वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट इंसेक्ट माना गया है, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग की बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग में ऑफ कोर्स जो भी हमारे पास अगर माइक्रोब्स हैं या फिर कोई भी चीजें हैं, तो उसको हम लोग एक लिमिटेड गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन से किल ऑफ कर सकते हैं। और जो फूड एक्सपोज टू रेडिएशन है, उसको बोलते हैं फूड इरेडिएशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फूड इरेडिएशन। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, ऑफ कोर्स कैंसरस सेल को मारने में मदद करता है। ब्राकाइथेरेपी क्या क्या होती है, इट इज एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट वेयर रेडियो आइसोटोप इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर सो दैट इट कैन डिस्ट्रॉय कैंसरल सेल्स। प्रोटॉन बीम थेरेपी के बारे में आपको बताया, डायग्नोसिस में मदद करता है। डीप स्पेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। डिफेंस में हम सबसे ज्यादा इसका यूज अभी सबमरीन में करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में करते हैं, और न्यू गन्स में भी अभी हम लोग इस पर रिसर्च चल रहा है। इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग कुछ भी फीचर्स, फाइंडिंग कैक्स और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए गामा रेज और एक्स रेज का यूज करते हैं,
ठीक है। और कार्बन डेटिंग में हम लोग इसको एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मानव का इतिहास वगैरह, ये सारी चीजें अभी आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो के बारे में ये सारी चर्चा करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके। सो नैनो टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा कि इट वेरीज फ्रॉम द रेंज ऑफ द साइज ऑफ अबाउट 1 to 100 मीटर्स, 100 नैनोमीटर्स, है ना। Conducting nanotechnology is a science, engineering, and technology conducting conducted at nano scale. Materials at the nano scale exhibit amazing properties such as higher strength, lighter weight, increased control of light spectrum, QLED monitors, greater chemical reactivity as compared to the large scale counterparts. Okay, so this is about nanotechnology is the science and engineering technology conducted, है ना। नैनो मतलब छोटे, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के रेंज में ये सारी बातें होती है। तो रिचर्ड फिनमैन envisaged nanotechnology for the first time. Don't forget, with the development with the development of powerful microscope, we can make nano level changes. At nanoscale, quantum effects rule the behavior and properties of particles like melting point, magnetism, electrical conductivity, chemical reactivity। मतलब अगर हम 10⁻⁹ के स्तर पर हैं, ठीक है, 10⁻⁹ के लेवल पर हैं, तो हम वहां पे उसकी ये सारी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद उस पर कुछ भी अगर हमें बदलाव करने की जरूरत है, अगर हमको उसको जो है अगर इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, तो हम वहां से कर सकते हैं। ठीक है। तो नैनो स्केल मटेरियल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि बहुत छोटे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल मटेरियल्स, राइट। तो इनके पास जो ऑक्यूपेंसी है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये एक रेफरेंस है। तो some other applications of increased surface area, if we can expose even the inner atoms of chemical reaction to chemical reactions, we can increase the reactivity, right। अगर कोई मान लीजिए कि नैनो पार्टिकल है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसका सबस्ट्रेट, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो वो रिएक्टिविटी में पार्ट भी अच्छे से लेता है। The main function of a chemical catalyst is to provide more surface area to facilitate reactions. Animals surviving in cold regions have shorter ears to decrease the surface area to volume ratio, which will decrease heat loss। तो एक तरीके का नेचर का एक रूल है। Going smaller than the nano level would mean subatomic level manipulation। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप वहां पे चले जाओगे तो सब एटॉमिक लेवल, क्योंकि एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस से कितना होता है, 10⁻⁻15। तो सब एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट कैपेसिटी। ठीक है। एट द nano scale, most of the biology occurs. Strand of DNA has the diameter of 2 नैनोमीटर, hemoglobins has a diameter of 5.5 नैनोमीटर। तो सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। मैंने आपको क्या बताया, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब रेजिस्टेंट फैब्रिक, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंट टायर्स, मोबाइल्स, स्क्रीन पेंट्स। ठीक। नैनो यूरिया पर लिक्विड एरिया कैन बी स्प्रेड ऑन लीव्स एंड स्टोमाटा, विल एब्सॉर्ब इट डायरेक्टली बट नो वन ऑन सोइंग स्टेज। ठीक। नैनो स्केल मटेरियल्स कैन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ असेंबली। ठीक है, अपने आप मिल सकते हैं। सेल्फ असेंबली क्या होती है जान लेते हैं कि सेल्फ असेंबली रिफर टू द प्रोसेस वेयर एटम्स और नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स spontaneously organize into ordered patterns with nanometer feature without any human intervention। मतलब ये खुद ब खुद जो है असेंबल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक। तो ये सारी बात रही। उसी के अगर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग बात करें, तो नैनो मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है। नैनो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच। टू बेसिक अप्रोचेस आर देयर। पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है, टॉप डाउन अप्रोच, इट रिड्यूसेस लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स टू नैनो स्केल बाय सक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन। मतलब आप समझ लीजिए कि ये कोई लार्ज पार्टिकल पार्टिकल है, इसको अगर नैनो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इसकी कर रहे हैं, तो इसको इतना छोटा करेंगे टॉप डाउन अप्रोच में कि ये नैनो पार्टिकल में बदल जाए। और बॉटम अप में क्या करेंगे कि इसमें छोटे छोटे एटम बाई एटम ऐड करते रहेंगे। ठीक है। मतलब नीचे से एक हो गया, ऊपर से ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, और इधर से छोटा है तो उसको बड़ा करते चला जा रहा है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक। दिस अप्रोच, इसमें क्या है, टॉप डाउन का क्या ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि टॉप डाउन का क्या डिसएडवांटेज है। टॉप डाउन का क्या डिसएडवांटेज है, तो
ये है, दिस अप्रोच लीड टू वेस्टेज एंड सरफेस बिहेवियर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और इसमें क्या है, बॉटम अप का क्या, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स। 4 जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी होती हैं, कौन कौन सी हैं? तो पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स, दे इनहेंस, क्या है, दे इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मटेरियल विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल नैनो लेयर ऑन ग्लासेस एंड डिस्प्ले। एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दे आर एक्टिव इन द सेंस दे कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल बायोएक्टिव ड्रग फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट ऑन ऑर्गन। द कॉम्प्लेक्सिटी एडवांसेस इन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था? An advanced nanosystem, which are such as nanorobots, will be used, and in fourth generation molecular nanosystem, which includes a complex system control over all individual. We are currently experiencing first and second generation of nanomaterials. तो ये सारी चीजें हैं इन थर्ड जनरेशन, एंड एडवांस नैनो सिस्टम सच एज नैनो रोबोटिक्स वगैरह ये सब आई हैं। और उसके बाद मॉलिकुलर नैनो सिस्टम फोर्थ जनरेशन में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, लेट्स सी। इन फैब्रिक्स, कपड़े में आप देखते होंगे पानी डालते हैं वो कपड़ा गीला ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? नैनो स्केल एडिटिव्स कैन लीड टू प्रॉपर्टी सच एज एंटी रिंकलिंग, है ना, एंटी स्टेनिंग, इवन रेजिस्टेंस बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, आप देखते होंगे कपड़े रखे हैं, कॉटन के कपड़े रखे हैं, कॉटन के कपड़े अगर आप उसको जो है रख दी अलमारी में, साल 2 साल 3 साल बाद, तो उसमें देखिएगा आप अलग अलग तरह की स्टेनिंग आ जाएगी। बट नैनो टेक्नोलॉजी से ये जो है संभव है कि हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाए। स्मार्ट फैब्रिक्स विद नैनो सेंसर कैन बी यूज फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग एंड डू नॉट रिक्वायर पावर सोर्स। बहुत बड़ा एडवांटेज है। दे कैन कैप्चर सोलर एनर्जी और एनर्जी हार्वेस्टिंग थ्रू मूवमेंट, ग्लासेस एंड डिस्प्ले नैनो स्केल फिल्म्स ऑन आई ग्लासेस, कंप्यूटर एंड कैमरा। ठीक है, और उसके बाद विंडोज एंड अदर सरफेस कैन मेक देम वाटर एंड रेसिड्यू रिपेलेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। नैनो मटेरियल्स यूज्ड आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड प्रोजेक्ट्स सच एज स्टेन रिमूवर्स और डिटर्जेंट पाउडर्स। Nano scale titanium dioxide, zinc oxide have been used in sunscreen lotions for years to provide protective from the sun। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है, और आए दिन आप देखते होंगे कि बढ़ रहा है इसका सिग्निफिकेंस, और बहुत सारा R&D इसमें हो रहा है, और आए दिन हमें आप कुछ ना कुछ आधुनिकता इसमें देखने को ही मिलती है। ये तो हुआ डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। अब आते हैं मेडिसिनल लाइफ में भी बहुत बड़ा यूज है। तो इसमें क्या है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन होता है। हम लोग हर एक चीज को ट्रेस आउट कर पाते हैं, तो वहां से ट्रेस करके उसके ऊपर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। A nanoparticle can encapsulate otherwise help to delivery medication directly to the damaged tissue। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान है नैनो पार्टिकल का। सर्टेन नैनो पार्टिकल सच एज नैनो गोल्ड्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग कैंसरस सेल्स। Disease diagnostic, better imaging, diagnostic tools enabled by nanotechnology. Gene sequencing, gene editing of some nanomaterials have enabled effective sequencing and editing of vaccines. Researchers are exploring how nanotechnology can improve vaccines, including their delivery। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? रीजनरेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं, और यूजिंग नैनोटेक्नोलॉजी हैविंग मेनी एप्लीकेशंस इन टिश्यू इंजीनियरिंग सच एज मिमिकिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एंटीबाइक्रोबियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्वांटम डॉट्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन किलिंग ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो इतना ज्यादा एडवांटेज है जिसका, सबसे ज्यादा तो मेडिकल में, और आजकल के समय में डेली लाइफ में भी इसका हम लोग धीरे धीरे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो सिविल सर्विसेज से मैंने लिया है कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। एक बेसिक इस क्वेश्चन को कर लेने से, ठीक है, इस बेसिक क्वेश्चंस को कर लेने से आपका जो पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का ऊपर एक रिवीजन टाइप है जो अभी तक हम पढ़े हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर, तो वो हो जाएगा। तो क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर? तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज नैनोटेक्नोलॉजी? नैनोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि इट डील्स विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी दैट आर डीलिंग विद द 10⁻⁹ नैनोमीटर साइज, है ना, बिलो। तो उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आर द बेसिक स्विचेस दैट इनेबल मॉडर्न कंप्यूटिंग हैव गॉटन स्मॉलर थ्रू नैनोटेक्नोलॉजी, इवन मोबाइल फोन कैन हैव बिलियंस ट्रांजिस्टर्स। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्लेस फैसिलिटेटेड बाय क्वांटम डॉट्स, ये जो सैमसंग वगैरह के जो फोन होते हैं, जैसे कि ये मेरा फोन सैमसंग का है, तो इसमें जो अल्ट्रा हाई जो डॉट्स हैं, ठीक है, अब आप अल्ट्रा हाई जो डॉट्स हैं, तो ये देखिए कि कितना अच्छा क्लियर डिस्प्ले होती है, तो ऐसे करके। ठीक,
तो उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल फोल्डेबल बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कहें ये देखिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके सामने, ठीक है। तो बेंडेबल आर फैसिलिटेटेड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन, इन वाटर फिल्ट्रेशन नैनो मेम्ब्रेन्स आर मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल फिल्टर्स। Okay. Nanoparticle can help clean industrial air pollution and also have been used in tackling problem of oil spill in oceans. अब because इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा जैसे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तेल बड़े बड़े क्या होता है, कभी कभी पानी तेल के टैंकर समुद्र में जहाज में जाते रहते हैं, तो वह कहीं स्पिल हो गए, तो वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी के यूज से क्या हो रहा था कि एक देश के किनारे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत उस शोर के किनारे, उस देश के शोर के ही किनारे जो है बड़ा सा तेल का टैंकर गिर गया था, मतलब स्पिल आउट हो गया था, और वो पूरा तेल जो है 1 किलोमीटर तक के रेडियस में पूरा फैल गया था। और क्योंकि वो तेल है, तेल तो पानी के ऊपर है, तो वो सरफेस पे ही समुद्र पे टहल रहा था। तो वहां पे वहां के देश के लोगों ने अपने बाल, मतलब वो लोग गंजे हो गए और बाल डोनेट कर रहे थे, और उसको एक सैक में भर के उसको जो है पानी में तैराया जाता था बाल को। बाल तो हल्का था, वो तो तैर जाता था, तो वो तैर जाता था, और बाल क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और बाल हमारा केरोटीन प्रोटीन होता है ना ये, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है तेल। आप देखिएगा एक था कि टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हेयर, है ना, कुछ ऐसा हुआ था। तो उससे बाल देश की जनता डोनेट कर रही थी, ताकि जो है जो भी तेल रिसाव हुआ है, तेल का जो वहां पे स्पिल आउट हुआ है, वो एब्जॉर्ब हो सके, उसका इफेक्ट कम हो सके, ताकि जो उसमें जो मछलियां हैं और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो प्रभावित ना हो। तो ऐसे करके हुआ गया, ठीक है। तो उसके बाद कंसर्न्स विद नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या है? लाइट वेट ऑफ व्हीकल्स हैव रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन। कार्बन नैनोट्यूब्स हैव बीन प्रूवन इन द effective storing hydrogen. Concerns with nanotechnology, it can get into the body through the skin, lungs, and cause cellular level damage. Nanoparticles can cause the blood brain barrier because of their size. अब कई कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर आपके पास नैनोटेक्नोलॉजी है, आप वहां पे जाके उसको भेज देंगे, और उसके बाद जो है ठीक कर सकते हैं। Even though there are many naturally occurring nanoparticles, human body has developed a tolerance to most of them. Synthetic nanomaterials can be toxic. Mind my words. Synthetic nanomaterials can be toxic. They can enter food chain and bioaccumulation and biomagnification. तो ये सारी चीजें हम लोग हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? These are cylindrical molecules that consist of rolled up sheets of single layered carbon atoms, graphene से। These nanotubes can be single-walled or multi-walled. They acquire the properties of graphene, and depending upon the rolling of the direction, they can acquire different types of properties. They are known for ultra high strength, low weight, electric and thermal properties. Carbon nanotube का ये advantage है। Their hollow interior can be filled with nanomaterial shielding from the surrounding environment. All these properties make carbon nanotube ideal candidate for electronic devices, sensor, transistors, lithium ion batteries and hydrogen storage cells among the other, because के अंदर अरे एक न्यू ट्यूब है बस, ठीक है, एक ऐसे ट्यूब है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब है, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर ऑफ नैनो स्केल। दे कैन emit light of various colors merely by controlling the size. ऑप्टिकल, आजकल ये सैमसंग इस पे रिसर्च कर रहा है क्वांटम डॉट्स के ऊपर, ठीक है, सैमसंग बहुत इस पे रिसर्च किया है, डिस्प्ले के ऊपर। अभी आप फोल्डेबल फोन्स वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत अच्छा, आप लोग को पता होगा कि सैमसंग इज काइंड ऑफ डोमिनेंट इन दिस डिस्प्ले सेक्टर एंड क्वांटम डॉट्स। अभी आप देख पा रहे होगे 1 करोड़ की एक टीवी आई है सैमसंग की, ठीक है, 1 करोड़ की टीवी आई है, तो 1 करोड़ की टीवी आई है, ठीक है, तो उसको जो है कर रहा है। तो ये सारी बातें रही कि क्वांटम डॉट्स, देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सोलर सेल्स एंड मेडिकल इमेजिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग अमंग अदर। सो लेट्स रिवाइज इट कि क्या है, राइट। तो इसमें जो है यहाँ तक हो गया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दैट have a science conducted nanotechnology is a science in engineering and technology conducted at nano scale, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, ठीक। उसके बाद हायर स्ट्रेंथ होता है
और कंट्रोल और लाइटर वेट होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इन सब के पास। और डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन इन्विसेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी कौन था? तो डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन। ठीक है। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप नैनो लेवल चेंजेस पे हम लोग गए, तो वहाँ पे रूल बिहेवियर, पार्टिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी कर सकते हैं। और नैनो स्केल मटेरियल्स have larger surface area as compared to larger materials, है ना? लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखा कि इफ वी कैन एक्सपोज, है ना, केमिकल कैटलिस्ट, ये सब सारी चीजें रिएक्टिविटी में ज्यादा अच्छे से भाग लेगी। अगर कोई भी चीज जितने से छोटी है तो उसका इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, व्हाट आई एम टेलिंग, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, ठीक है, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ केमिकल कैटलिस्ट इज टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू फैसिलिटेट रिएक्शंस। एनिमल सर्वाइविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव शॉर्टर ईयर्स, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। गोइंग स्मॉल टू नैनो लेवल वुड मीन सब एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं, छेड़खानी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद डीएनए है, तो आप डीएनए का साइज कितना है? 2 नैनोमीटर। और हेमोग्लोबिन का कितना है? 5.5, थोड़ा सा बड़ा उससे। ठीक। और उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, एग्रीड। तो नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया कैन बी स्प्रेड ऑन लीव्स, है ना। और इस स्टोमाटा विल एब्जॉर्ब डायरेक्टली बट नॉट ऑन द सोइंग स्टेज। तो ऐसे करके हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ असेंबली में इसमें मदद हो सकती है नैनो, बट नैनो स्केल मटेरियल से वो लोग सेल्फ असेंबली कर लेंगे, किसके साथ ओरिएंटेट करना है। ठीक। एंड उसके बाद जो है नैनो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, दो तरह के अप्रोचेस फॉलो होते हैं। पहला कौन सा? टॉप डाउन, दूसरा बॉटम अप। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा एक मटेरियल रहेगा, उसको बाइफरकेट करेंगे, स्लाइस करेंगे, ताकि वो नैनो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसका क्या इसका ड्रॉबैक है कि ये अप्रोच वेस्टेज को लीड करता है, और सरफेस बिहेवियर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना हम बोल रहे हैं उतना ही है, ठीक है। एक बार पीडीएफ को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो बॉटम अप, एटम बाय एटम, एक एक करके, बूंद बूंद से सागर वाली बात है। तो टाइम कंज्यूमर है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल को डील कर करेंगे। और टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स है। 4 जनरेशन है। तो पैसिव नैनो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बल्क मटेरियल विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग। एग्जांपल, मतलब इस पे अगर नैनो कोटिंग चढ़ा ली, अब सपोज कि इस पे मैं, इस फोन पे मैंने नैनो कोटिंग चढ़ा ली है, ठीक है। नैनो कोटिंग चढ़ाने के बाद जो है इस पे कुछ भी करेंगे तो ये इधर में चेंजेस नहीं ला रहा है। लेकिन एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है कि दे कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग्स, जैसे कि हमारे बॉडीज में। तो एक्टिव ड्रग है, वो स्पेसिफिक टारगेट और ऑर्गन को करके और इधर उधर सराउंडिंग्स को भी वो चेकआउट कर देगा, ठीक है। और एडवांस नर्वस सिस्टम में थर्ड जनरेशन में क्या है हमारे पास? थर्ड जनरेशन में हमारे पास नैनो रोबोटिक्स है। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स है, which include a complex system and can control over all individual nano components। तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में ही हैं। डेली लाइफ में आपको आप बताया कि कपड़े में इसका आजकल देखने को मिलता है, एंटी ब्लिंकलिंग, एंटी स्टेनिंग, इवन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्लॉथ होते हैं इसमें। स्मार्ट ब्रिक्स और फैब्रिक होते हैं, जो भी कभी होते हैं। ग्लास एंड डिस्प्ले काफी एडवांस आते हैं इसमें। आप चश्मा, कंप्यूटर, कैमरे वगैरह जो भी इसमें होता है, काफी ज्यादा कुछ अच्छा होता है। नैनो मटेरियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। नैनो स्केल। और उसके बाद जो आप सन स्क्रीन यूज करते हैं, तो वहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो महंगे महंगे आते हैं, तो उसमें यही सारे केमिकल्स होते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एप्लीकेशन मेडिसिन बहुत ज्यादा वाइड वर्सेटाइल एप्लीकेशन है मेडिसिन में। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है। डिजीज डायग्नोसिस में, डिजीज कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी। कैंसर ट्रीटमेंट में, डिजीज डायग्नोसिस में, जीन सीक्वेंसिंग और जीन एडिटिंग में, ठीक है। और टिश्यू इंजीनियरिंग में, है ना। तो ऐसे करके ये सारी चीजें अब, और इम्प्रूव वैक्सीन में, आजकल एक ऐसी वैक्सीन आई है जो आपको दर्द ही नहीं होता उसको जब लगाते हैं तो, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्वांटम डॉट्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एंटी क्वांटम डॉट्स, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम्म, ठीक है, तो ये सारी बातें रही कि ट्रांजिस्टर्स। हाँ, रुकिए, मैं आपको कुछ मैं जरूरी चीजें बता रहा था। हाँ, ट्रांजिस्टर्स में आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेफिनेशंस में आप यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशंस में आप यूज कर सकते हैं इसका। एंड उसके बाद जो है, ये हाइड्रोजन को आप स्टोर करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब का यूज कर सकते हैं। नैनो मेम्ब्रेन्स होता है विच आर मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल फिल्टर्स, राइट। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? इसमें कार्बन एटम सिंगल लेयर कार्बन एटम्स होता है, सिलेंड्रिकल में कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप सीड्स,
नैनो ट्यूब सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट डिपेंडिंग ऑन द रोलर, कहाँ पे काम आ सकते हैं? ऑल दिस प्रॉपर्टीज दैट मेक कार्बन नैनोट्यूब्स आइडियल कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेंसर्स, ट्रांजिस्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड अमंग अदर्स। तो क्वांटम डॉट्स क्या होता है? आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर्स ऑफ नैनो स्केल होते हैं। दे कैन इमिट लाइट, है ना, इसको डिस्प्ले में यूज करते हैं हम लोग। डिस्प्ले में हम लोग इसको कंट्रोलिंग द साइज प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल कैन बी फाइनली ट्यून डिपेंडिंग ऑन द साइज, है ना। तो ऐसे करके ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो अगले बार हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसीटी। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और आज के सेशन में रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा। कुछ भी डाउट होता है तो आप या मेरे को बताएं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।